आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत का, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बात की थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु कीमत निर्धारण, जिसमें उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन या मांग का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा उत्पादक का पक्ष होता है, जो कि उत्पादन और लागत के सिद्धांतों का अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। और इसी तरह साधन कीमत निर्धारण उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमतों के निर्धारण के बारे में बताएगा। और एक आर्थिक कल्याण के सिद्धांत जो है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो विषय सामग्री को हमने 3 भागों में मोटे तौर पे बांटा था, उसी के अंतर्गत अब हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक विवेकशील उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। और एक विवेकशील उपभोक्ता कौन होगा? जिसे अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करे, उसे अपनी संपूर्ण आय की जानकारी हो, उसे वस्तुओं के उपलब्ध विकल्पों की जानकारी हो और इन विकल्पों के मूल्यांकन करने में भी वो सक्षम हो, तुलना कर सके, इनको परख सके, तथा अपनी संपूर्ण आय को इन उपलब्ध विकल्पों पर खर्च करता हो, न तो वह उधार लेता हो और न ही बचत करता हो। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी निश्चित आय के प्रतिबंध के अनुरूप कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। ठीक है, विवेकशील उपभोक्ता। अब बात आई आपने सबसे पहले कि कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करें, तो एक नया शब्द आपके लिए आया, यूटिलिटी, उपयोगिता। तो इसके लिए हम उपयोगिता विश्लेषण की बात करें। उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत सबसे पहले तो आप उपयोगिता का अर्थ समझिए। किसी वस्तु में निहित वह गुण जिससे किसी मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके, वस्तु का वह गुण जिससे किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके, उसे हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं। उपयोगिता को किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त तुष्टि गुण या संतुष्टि के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, समझने की बात यह है कि उपयोगिता और लाभदायकता ये 2 अलग अलग चीजें हैं। वस्तु में उपयोगिता होती है, लेकिन जरूरी नहीं है वो लाभदायक हो। जैसे शराब में उपयोगिता है कि शराबी की नशे की जो आवश्यकता है उसको वो पूरा कर रही है, लेकिन वो उसके लिए लाभदायक है ऐसा नहीं कह सकते आप। तो लाभदायकता और उपयोगिता 2 अलग अलग चीजें हैं। तो उपयोगिता के रूप में अगर हम बात करें, उपयोगिता के अर्थ के रूप में बात करें, तो ये हुआ बहुत स्पष्ट रूप से कि वस्तु के अंदर विद्यमान वह गुण जिससे मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता को पूरा किया जा सके, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अब देखिए, उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी एनालिसिस के संदर्भ में 2 विचारधाराएं रही हैं, जिन्हें हम दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। एक गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब आगे जाके बहुत अच्छे से इन सबको स्पष्ट करेंगे हम। अब आप देखिए, गणनावाचक उपयोगिता, कार्डिनल यूटिलिटी। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण जो है, या ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्री हैं गोसेन, H.H. गोसेन, जर्मनी का अर्थशास्त्री थे। मेंजर, जेवंस, वालरा, मार्शल जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा यह दी गई है।
इस विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्रियों की ये मान्यता थी कि उपयोगिता का माप ठीक उसी प्रकार से संभव है जिस प्रकार वजन, लंबाई आदि को मापा जा सकता है। यानी इनके अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। लेकिन प्रोफेसर वालरा ने उपयोगिता का माप करने के लिए काल्पनिक इकाई का उपयोग किया जिसे यूटिल्स कहा जाता है। हालांकि मार्शल का ऐसा मानना था कि उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसका वास्तविक माप संभव है कि भाई कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी कीमत देने को तैयार है वो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता उसके लिए जो कीमत देने को तत्पर है वही उस वस्तु की उपयोगिता है। खैर, तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का दृष्टिकोण का सीधा सीधा मतलब ये है कि इसके समर्थक जो अर्थशास्त्री हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्शल, जेमस, वालरा, गॉसेन आदि और बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था कि उपयोगिता जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है, उसका गणनावाचक माप संभव है। ठीक है, अब गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताओं के बारे में हम बात करें तो ये दृष्टिकोण ये मानता है कि उपभोक्ता विवेकशील है। मतलब विवेकशील उपभोक्ता का मतलब क्या है कि वह अपनी आय को इस तरह से खर्च करता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो कुल उपयोगिता को संतुष्टि या उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो उपभोक्ता विवेकशील है और ये मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक अर्थशास्त्रियों की ये मान्यता थी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। आगे जाके हम इन सबको पढ़ेंगे। अभी तो मैं शुरुआत में एक तरह से इंट्रोडक्टरी जो बात कर रहा हूँ आपसे, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है और कुल उपयोगिता वस्तु की विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है, या आप इसको दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता होता है। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को विस्तृत रूप में आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले कुछ और बातें जान लें। ये कहते हैं कि यदि कोई उपभोक्ता कई सारी वस्तुओं का उपभोग करता है तो उन वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता जो है उपयोगिता उन वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है, विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर। अभी इसमें एक और चीज़ है जो कि अक्सर हम खासतौर से स्नातक लेवल पे सेकेंड ईयर की क्लास के हिसाब से उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर करना ठीक नहीं है। शुरुआत के अध्ययनों में तो ये मान्यता की इन लोगों की ये मान्यता थी कि उपयोगिता स्वतंत्र होती है और योगात्मक होती है, लेकिन बाद में ये मान्यता छोड़ दी गई थी। अगर हम बात कर रहे थे उपयोगिता विश्लेषण की, तो सबसे पहले उपयोगिता, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि किसी वस्तु का वह गुण जिससे किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके या संतुष्ट किया जा सके, उसे हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं। अब उपयोगिता से संबंधित जो विभिन्न शब्दावलियाँ हैं उनको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। तो एक आता है कि कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। ये क्या होती है? किसी दिए हुए समय में किसी वस्तु की निश्चित समय, दिए हुए समय से मतलब निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि जैसे दिन में मान लीजिए हमने 5 केले खाए, तो पहले केले से उपयोगिता मिली, दूसरे से मिली, तीसरे से मिली, चौथे से मिली और पांचवे से मिली। इन पांचों केलों से जो उपयोगिताएं मिलेंगी, इनको जोड़ जब हम करेंगे तो उसे हम कुल उपयोगिता के नाम से परिभाषित करेंगे। ठीक है, दूसरा जो
महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है सीमांत उपयोगिता। और देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मार्जिनल कंसेप्ट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमांत का ये जो अवधारणाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चूँकि यहाँ उपयोगिता विश्लेषण पढ़ रहे हैं इसलिए सीमांत उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। तो सीमांत उपयोगिता होती क्या है? अगर हम परिभाषित करें तो सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखिए फिर से समझिए, समझने की बात है। किसी वस्तु की अगर 5 इकाई हम उपभोग कर रहे थे, जो 5 इकाइयों से जो कुल उपयोगिता मिली है, ठीक है, वो आपने देख ली। अब अगर हमने एक और इकाई यानी छठी इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता में बदलाव आएगा निश्चित रूप से। जो भी बदलाव आएगा उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, कुल उपयोगिता में जो बदलाव आएगा। और परिवर्तन, अब यहाँ मैं इसको थोड़ा सा एक गणितीय रूप दे रहा हूँ कि जो मैंने अभी बात कही है, ऊपर जो बात कही है इसी बात को नीचे कह रहा हूँ कि TU2 यानी टोटल यूटिलिटी, दो इकाइयाँ उपभोग कर रहे थे, हैं दो इकाई, दूसरी इकाई से जो उपयोगिता मिली है उसमें से पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को जब हमने घटा दिया तो Q2 माइनस Q1 हो गया। यहाँ Q5 भी लिख सकते हो, 5 TU5 माइनस TU4, 6 माइनस 3, यानी 1 का अंतर होना चाहिए। तो किसी वस्तु की एक अधिक इकाई को काम में लेने से या उसका उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो बदलाव आएगा, एक अधिक इकाई से इतना ही तो बदलाव आएगा भाई, इसको हम बदलाव को, परिवर्तन को कहते हैं डेल्टा गणित में। तो कुल उपयोगिता में बदलाव डेल्टा TU, टोटल यूटिलिटी, बटा में डेल्टा Q। अब ये बटा कह रहा हूँ, अदरवाइज इसको बाई कहते हैं, डेल TU बाई डेल Q मतलब एक अधिक Q2 माइनस Q1, Q6 माइनस Q5, Q11 माइनस Q10। यह है इसका मतलब, एक ही आएगा ये। एक अतिरिक्त इकाई, एक अधिक इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा उसे हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ये हमेशा एक होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, बदलाव इसमें होगा, इसमें 10 का हो, 3 का हो, 8 का हो, जो भी होगा, तो इसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखिए, कुल और सीमांत उपयोगिता के बीच में क्या संबंध होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ आ जाएंगी इसमें। मान लीजिए हम केलों का उपभोग कर रहे हैं, वस्तु केला है, ठीक है। अब देखिए, वस्तु की प्रत्येक इकाई में से कोई ना कोई उपयोगिता मिलेगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने पहला केला खाया, पहला केला हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उससे हमें 12 इकाई के बराबर कुल उपयोगिता मिली। और 2 केले खाए हमने तो कुल उपयोगिता हमारी 22 हो गई। भाई 2 से ज़्यादा वस्तु की अधिक इकाइयों का जब उपभोग करेंगे तो उनसे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ाएंगे उपयोगिता भी बढ़ेगी, कुल उपयोगिता की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरी इकाई के उपभोग करने से हमें, मान लीजिए 3 इकाइयों का उपभोग करने से 30 के बराबर कुल उपयोगिता मिली। और 4 इकाई का उपभोग करने से 36, 5 का 40, 6 का 40। मतलब हमने 5 केला खा लिए तो अब हमारा पेट फुल हो गया, भर गया एकदम। अब कोई कहे कि एक और केला खा लो, तो ठीक है, हम कहते हैं ना कि ठीक है खा लेंगे, और ज़बरदस्ती खिलाए तो खा लेंगे, मतलब एक तरह से मनोहार करें। लेकिन अगर कोई 7वां केला भी दे हमें खाने को, तो 7वें केले से होगा क्या कि हम बिल्कुल साफ मना कर देंगे, भाई बिल्कुल बस की नहीं, खा ही नहीं सकता मैं तो। लेकिन कोई ज़बरदस्ती खिला दे तो क्या होगा, उल्टी हो जाएंगी ना। अब आपके लिए उपयोगी होने की बजाय अनुपयोगी हो गया एक तरह से वो 7वां केला।
तो 7 केले से जो उपयोगिता है, कुल उपयोगिता, वो घट गई 38, और 8वें केले से और घट जाएगी। ठीक है, तो कुल उपयोगिता शुरू में बढ़ रही है 40 तक, लेकिन फिर घट रही है। यही कह रहे हो ना आप। अब इनको वक्र के माध्यम से हम दिखाएंगे, तब और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? वस्तु की एक अधिक इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो बदलाव होगा। देखिए, पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता 12 पहले केले से, लेकिन दूसरी इकाई, एक अधिक इकाई दूसरी हुई, दूसरे का जब उपभोग किया है तो कुल उपयोगिता हमें 22 के बराबर मिली है। सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? कुल उपयोगिता में बदलाव, यानी 22 माइनस 12 बराबर 10। और भाई इसमें केलों के मात्रा में तो क्या बदला है? क्यों में एक के बदलाव आया है, एक अधिक इकाई, तो कुल उपयोगिता में बदलाव कितना आया है? 22 माइनस 12, TU2 माइनस TU1, जो अभी मैंने लिखा था, 10 के बराबर। ठीक है, इसी तरह से तीसरी इकाई, 2 और 3 की बात कर रहे हैं, 2 इकाइयों का उपभोग किया तो 22 के बराबर कुल उपयोगिता है। तीसरी के बराबर तीसरी इकाई का भी उपभोग किया, 3 इकाइयों का उपभोग किया तो 30 के बराबर कुल उपयोगिता है। तो सीमांत उपयोगिता तीसरी इकाई कितनी हुई? 30 माइनस 22 बराबर 8 के बराबर। ठीक है, इसी तरह से अगली में से पिछली घटाते चले जाइए। चौथी इकाई से 36 माइनस 30 बराबर 6, पांचवी इकाई से 40 माइनस 36 बराबर 4, और छठी इकाई से जो सीमांत उपयोगिता, गौर कीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, 40 माइनस 40 बराबर 0, यानी इससे कोई हमें उपयोगिता नहीं प्राप्त हो रही है। सातवीं इकाई के बारे में तो ये हो गया कि उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई, यानी हमारे लिए उपयोगी नहीं रही, और आठवीं इकाई से और भी अधिक ऋणात्मक हो गई। ठीक है, तो ये सीमांत उपयोगिता निकल के आई। अब इस सूचना को आप वक्र के माध्यम से दिखाइए। तो क्या है, कैसे दिखाएंगे कि एक्स अक्ष पर तो हम वस्तु की मात्रा ले लेते हैं एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर हम कुल उपयोगिता ले लेते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर वस्तु जो है हमारी केला है, तो केलों की मात्रा हो गई। इस सूचना को, इन दोनों की सूचना को हम दर्शाएंगे तो ये जो वक्र है इस तरह से जाएगा ही, अलग अलग बिंदु आएंगे ना। एक केला प्लस 12 है, यहाँ मान लीजिए 12 है, 2 केले से 22 है, 3 केले से 30 है, 4 केले से 36 है, और 5 केले से 40 है, और 6 केले से भी 40 है। इस तरह से ये आ जाएगा कुल उपयोग। इन बिंदुओं को जब हम मिला देंगे तो ये आएगा। अब मैंने यहाँ सारे बिंदु नहीं दिखाए, सिर्फ मैंने छठा केला दिखाया जहाँ कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम हो गई। ठीक है, अब देखिए आप, कुल उपयोगिता कितनी है अधिकतम? 40, वो मैंने दिखा दी। ये तो हो गया इन दोनों के बीच का वक्र, इन दोनों के बीच का संबंध को इस वक्र से दिखाया। अब केलों का उपभोग और सीमांत उपयोगिता के बीच के संबंध को जब हम दिखाएंगे तो देखिए कैसे दिखाएंगे। यहाँ एक्स अक्ष पर केले और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता, ये लिया ना। अधिकतम सीमांत उपयोगिता 12 है, और जहाँ छठे केले पे 0 है तो छठे यहाँ तक ये वक्र बिल्कुल सीधा आ गया, और 7वें केले पे ऋणात्मक, 8वें केले पे ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह का ये संबंध निकल के आया कि जब जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ती है। ठीक है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन सीमांत उपयोगिता लगातार घट रही होती है। एक बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है जो कि 40 है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होती है। 6 केले का उपभोग करने पे कुल उपयोगिता 40 है, तो 6 केले का उपभोग करने पे सीमांत उपयोगिता 0 है। ठीक है, जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 है, और उसके बाद कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ करती है, अधिकतम होकर घटना प्रारंभ करती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में चला गया ना ये भाई, ये वाला यहाँ y प्लस है, और नीचे जब जाएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में तो y माइनस हो जाएगा।
ठीक है, सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहे हैं हम वाई अक्ष पर। तो इस तरह से इनके बीच में संबंध ये निकल का है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, परंतु सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है। और एक बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, वहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। उसके बाद कुल उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो सीमांत उपयोगिता भी ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक से मतलब ध्यान रहे, सीमा ऋणात्मक नहीं हुए, घटना प्रारंभ कर दिया। मूल वक्र हमेशा, ये अर्थशास्त्र की खास बात है ध्यान रखने की, अर्थशास्त्र में कुल वक्र मूल होता है और कुल वक्र से निकाला जाने वाला वक्र जो है सीमांत होता है, जिसे हम व्युत्पन्न वक्र कहते हैं, डिराइव करते हैं हम इसे कुल वक्र से। ठीक है, तो ये कुल और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।